नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका फिजिक्स बडी और स्वागत करता हूं मॉडर्न फिजिक्स के इस नए चैप्टर में। अगर आपने अभी तक डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन चैप्टर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखें। आज हम एटम के इतिहास को देखेंगे, थॉमसन मॉडल से लेकर रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जिसने न्यूक्लियस की खोज करी उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस को जानने के लिए मैं आशा करता हूँ आप कम से कम 10 मिनट ज़रूर देखेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 12 के अंदर हम एटम्स को स्टडी करेंगे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स डिड टू गिव अस मॉडल, इसके बारे में हम जान रहे होंगे। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ों के बारे में कहा। उन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि क्या था क्या नहीं था। और जो भी हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है काफ़ी हद तक वही सेम चीज़ें रहेंगी, बट थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट, यानी कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक ही चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके अंदर हम ये सारे टॉपिक्स जो तुमने केमिस्ट्री में पढ़े हैं उन्हीं सारे टॉपिक्स की वापस से बात कर रहे होंगे, लेकिन अगेन टू अ लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। देन हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, बोहर मॉडल की बात करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए, एंड देन विल टॉक अबाउट लाइन स्पेक्ट्रा फॉर हाइड्रोजन एटम। और डी ब्रॉगली ने सेकंड पोस्टुलेट को कैसे एक्सप्लेन किया बोहर के मॉडल के, उसके बारे में भी यहाँ बात कर रहे होंगे। तो डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। तो क्या है क्या नहीं है, एक एक चीज़ों को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो द फर्स्ट टॉपिक है वी हैव इज डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तुमने ऑलरेडी इसको क्लास 10th में भी पढ़ा है, एक बार क्लास 11th में भी पढ़ा है, अब क्लास 12th में भी एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल क्या बोला था डाल्टन ने, बताओ कुछ थोड़ा सा आइडिया हो तो। ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम, वो वाला। इतना ही याद है मुझे, और याद नहीं है। So basically, according to Dalton's atomic model, he simply said that all matter is composed of indivisible particles called atom. जितने भी मैटर हमारे आसपास होंगे ये सारे के सारे ऐसे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जो कि इनडिविजिबल है, जिनको और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो पहले साइंटिस्ट या पहले रिसर्चर जिन्होंने एटम के बारे में इस पूरी दुनिया को बताया और कहा कि एटम क्या होता है। तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मैटर की, जिस यूनिट को हम एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटम। फिर उसने कुछ की पॉस्टुलेट्स दिए अपनी थ्योरी के। इन पॉस्टुलेट्स में उन्होंने बताया कि एटम इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। एटम हैज डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। देन इन्होंने बताया कि एटम को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड देन लास्ट, जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो होल नंबर के रेशो में ही एटम के साथ एटम्स ऐड होके उस कंपाउंड को बना रहे होंगे। मेजर इस थ्योरी का जो सिग्निफिकेंस था फिजिक्स के अंदर वो ये था कि मॉडर्न केमिस्ट्री की फाउंडेशन इन्होंने दी। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में भी इन्होंने बोला। तो कहने का मतलब ये है कि 1803 इस ईयर के अंदर डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया था अपना सबसे पहला, या जिसने बताया कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की। तो एटम के बारे में हमें जानने को मिला 1803 में। इसी के लगभग 100 साल बाद 1904 में हमने सबसे पहले जाना इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो तुम सोच के देखो, एटम से इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में हमें 100 साल लग गए। 100 साल बाद जाके समझ आया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है। आगे बढ़ते हैं, समझ आएगा धीरे धीरे सब कुछ। तो एटॉमिक मॉडल जो डाल्टन ने दिया था उसके फेलियर का क्या रीजन था।
उसके फेलियर का मेजर रीजन यही था कि वो इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम के बिहेवियर को ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो एटम हम यूज कर रहे हैं, जो भी एटम इसने एक्सप्लेन किया, उस एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो रियल वर्ल्ड से मैच नहीं कर रही थी काफी हद तक। तो इन्होंने बोला कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और वो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। So this was the major failure. So it's failure to account for subatomic particles जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं दे पाए। सिमिलरली वो ये भी नहीं समझा पाए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज थी उस समय। तो 100 साल लग गए इनकी थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए, और जितना भी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन के बारे में ये नहीं बात कर पाए। दिस वॉज द मेजर फेलियर ऑफ डाल्टन एटॉमिक मॉडल। तुम सोच के देखो, 1803 में इन्होंने अपना मॉडल दिया। इस मॉडल से अगले मॉडल पे जाने में हमें ऑलमोस्ट 100 ईयर्स लग गए। तो फिर इसी के बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जे जे थॉमसन। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इन चीज़ों के बारे में बात की। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने ज़माने के ये, और इन्होंने आटम के मॉडल को देने के लिए दो चीज़ों का सहारा लिया। पहला, इन्होंने बोला कि आटम इज सिंपली लाइक अ प्लम पुडिंग। उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल को दिया। प्लम पुडिंग मॉडल के अंदर क्या था, उन्होंने सिंपल सा बोला कि जैसे पुडिंग के अंदर या कोई भी एक स्वीट डिश के अंदर जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, दे एक्ट एज समथिंग वी कैन से नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द एटम, और जितना भी बचा हुआ पोर्शन होगा वो एक्ट करेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज। तो एटम को इन्होंने सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वो उस पुडिंग के अंदर प्रेजेंट ड्राई फ्रूट्स की तरह होंगे, और जो बाकी बचा हुआ पोर्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिजेंबल कर रहा होगा, पॉजिटिव पार्ट को एटम के। सिमिलरली इसी चीज को एक और तरीके से एक्सप्लेन करा उन्होंने वाटरमेलन के थ्रू। तो उन्होंने सिंपल सा बोला कि वाटरमेलन के अंदर जितने भी सीड्स होते हैं दे एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, वेयर एज जितने भी इसका रेड पार्ट होता है दिस इज नथिंग बट अ प्रोटोन। तो एटम कुछ इस तरीके से दिखता है, और यही चीज इनको समझ आई। जो इनको समझ आया उन्होंने एक्सप्लेन करा, और उसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे एटम के एक नए मॉडल की शुरुआत हुई जिसको हमने जे जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम के नाम से जाना। तो अर्ली 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इन्होंने ये सब दिया, लेकिन अभी भी ये काफी हद तक कन्विंसिंग नहीं था। अभी भी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स थे जिसके बारे में हमने बात नहीं करी। ये सब चीजों के बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, या फिर हम कह सकते हैं अगेन आइसोटोप, आइसोबार, इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, क्योंकि एटम डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट होते हैं। ये चीज एक्सप्लेन करना इतना इजी नहीं था। किस बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन करें, और किस बेसिस पे हम ये बोले कि हाँ भाई हर चीज का, हर मटेरियल का जो एटम है वो डिफरेंट होगा। दिस वाज द केस कि इसको भी आगे चल के एक्सेप्ट नहीं किया गया। जे जे थॉमसन के बाद इनके एक साइंटिस्ट आए, जिन साइंटिस्ट का नाम था एर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब मजे की बात यह है कि जे जे थॉमसन के स्टूडेंट थे ये। जे जे थॉमसन वाज द सीनियर वन, उनका स्टूडेंट था ये एर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया। उस एक्सपेरिमेंट को हम आज भी जानते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से।
तो ये जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत ही ज़्यादा यू कैन से रेवोल्यूशनराइज था, क्योंकि इसने पूरा का पूरा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी एटम को लेके वो पूरी की पूरी बदल दी। तो जब इन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया और एक्सप्लेन किया, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड एक यू कैन से नई डायरेक्शन में मूव करने लगा एटम की अंडरस्टैंडिंग को लेके। और वही अंडरस्टैंडिंग हम आज भी लेके चलते हैं अपने साथ। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट खुद नहीं किया था। रदरफोर्ड के भी खुद के दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। कौन थे वो स्टूडेंट्स और क्या एक्सपेरिमेंट था? इस चीज को समझने के लिए हमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कब कैसे कहाँ क्या हुआ। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, दो साइंटिस्ट थे, एच जीजर एंड ई मार्टसन, जिन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1911 में, एज सजेस्टेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो जो ये दोनों के दोनों इसके स्टूडेंट्स थे, जीजर और मार्टसन, ये दे वर स्टडिंग इन द सेम यूनिवर्सिटी वेयर वाज रदरफोर्ड वाज टीचिंग। तो रदरफोर्ड ने इन दोनों को स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी जितनी भी अपनी लैब वगैरह यू कैन से जितना भी फाइनेंस वगैरह करना था वो रदरफोर्ड ने किया। तब जाके ये दोनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज देयर प्रोफेसर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है, इन्होंने एक बीम यूज करी जिसका जो एनर्जी था वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इस बीम की जो एनर्जी की रेंज है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाती थी। हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल्स के बराबर होता है। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो बराबर होगा 1.6 इंटू 10 to the power -13 जूल्स के। मतलब इसी को 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -13 जूल्स आ गया। तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, 5.5 टाइम्स 1.6 इंटू 10 to the power -13 जूल्स। तो जूल्स में कन्वर्जन तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, समझ आना चाहिए, तभी ये चीजें अच्छे से क्लिक करेंगी। इसी के साथ साथ इन्होंने बेसिकली क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स को एक सोर्स से जो कि रेडियो एक्टिव था उससे इन्होंने इसको ऑब्टेन्ड किया। और वो रेडियो एक्टिव सोर्स जो था वो बिस्मिथ था। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है कि बिस्मिथ was the radioactive source which was used by Giger and Martin during alpha particle scattering experiment to produce alpha particles। और उन अल्फा पार्टिकल्स को उन्होंने गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड कराया। तो अल्फा पार्टिकल की जिस तरीके से स्कैटर हो रहा था उसको ऑब्जर्व किया गया रोटेटेबल डिटेक्टर से, जो कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनी हुई थी वहां पे, वो ये चीज नोटिस कर रही थी, और एक माइक्रोस्कोप। तो एक्सपेरिमेंट क्या था क्या नहीं था क्या किया गया इस चीज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, एंड लेट्स मेक अ अंडरस्टैंडिंग a little better about the topic. So let us try to understand what was the experiment called alpha particle scattering experiment. एक एक चीज को डिटेल में समझना है, एक एक एलिमेंट, एक एक पार्ट इस एक्सपेरिमेंट का जो भी यूज किया गया उन सब के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। किस चीज को क्यों यूज किया गया, इसके अलावा कोई और मटेरियल या कोई और सब्सटेंस क्यों नहीं यूज किया गया, एक्सपेरिमेंट में एग्जैक्टली क्या हुआ था, सब कुछ समझ आना चाहिए, तभी तुम इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनके आंसर्स इजीली कर पाओगे। तो व्हाट ही डिड इज ही चूज अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। और उस सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल को ना इन्होंने किसमें रखा, लेड बॉक्स में रखा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये। तो सिंपल से इसको कुछ इस तरीके से समझो कि यहाँ पे कोई लेड बॉक्स होगा। जो लेड बॉक्स होगा इसके अंदर हमने अल्फा पार्टिकल्स को रखा, अल्फा पार्टिकल के सोर्स को रखा, और ये इस होल से अल्फा पार्टिकल जो है वो बाहर आ रहे थे। नाउ द क्वेश्चन इज, लेड बॉक्स ही क्यों चूज करा? कोई और भी तो यूज कर सकते थे। लेड बॉक्स इसीलिए चूज किया गया क्योंकि ये जो लेड बॉक्स है ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। जितने भी हमारे पास मटेरियल है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं। और ये रेडिएशंस के अंदर सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है ह्यूमंस के लिए। तो लेड बॉक्स क्या करता है, उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जब हिरोशिमा नागासाकी के अंदर
न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था यूएसए के द्वारा, आज भी उनकी स्ट्रीट्स पर, उस जमीन पर रेडिएशंस पाई जाती है। और उन रेडिएशंस को कॉन्टिन्यूसली अब्जॉर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने हर, यू कैन से, हर नुक्कड़ पे, और यू कैन से हर स्ट्रीट पे, हर रेड लाइट पर उन्होंने क्या लगा रखे, लेड शीट्स लगा रखी है। वो लेड शीट्स क्या करती है, वो लेड शीट्स वो रेडिएशंस जो अभी भी एटमॉस्फेयर में है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो लेड बॉक्स का जो यूज़ है ये ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उस समय भी। अगर ये नहीं होता तो शायद जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वही हमारे साथ नहीं होता। अब ये लेड बॉक्स में से पॉसिबिलिटी है कि जो अल्फा पार्टिकल्स निकले वो रैंडमली निकले ऐसे, क्योंकि ये तो बहुत रैंडम डायरेक्शन में मूव करने के कैपेबल होते हैं। तो इस चीज़ को हमें करेक्ट करना था और हमें देखना था कि ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जाए। तो इनको स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए हमें क्या करा, हमने दो स्लिट्स लगा दी, या फिर तुम कह सकते हो दो ब्रिक्स लगा दी। ये दोनों ब्रिक्स क्या करेंगे, ये दोनों के दोनों ब्रिक्स अल्फा पार्टिकल को सीधा सीधा जाने के लिए मजबूर करेंगे। जो अल्फा पार्टिकल है जो भी इससे निकले वो सीधा सीधा निकले एकदम। तो ये जो ब्रिक्स थी, ये ब्रिक्स भी लेड की थी, ताकि जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर सके। सो यू कैन अज्यूम दिस एज लेड ब्रिक्स। और ये जो ब्रिक्स होंगी ये अल्फा पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए पुश करेंगे। अब होगा क्या, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे ये जाके टकराएंगे एक गोल्ड फॉइल से। कुछ इस तरीके से इसके सामने एक गोल्ड फॉइल लगी हुई थी। ये जो गोल्ड फॉइल थी इसके ऊपर बहुत सवाल आता है। सबसे पहला सवाल यहाँ पे जो आता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज किया गया, कोई और मटेरियल या कोई और एलिमेंट क्यों नहीं हमने यूज किया। तो गोल्ड फॉइल के यूज करने का सबसे मेजर रीजन ये था कि सबसे ज्यादा मेलिएबल मटेरियल होता है ये। इससे ज्यादा मेलिएबल मटेरियल हमारे पास नहीं है अर्थ पे। इसको हम इतनी पतली थिन शीट्स में ब्रेक कर सकते हैं या बना सकते हैं जिसकी वजह से यू कैन से इसकी थिकनेस इतनी कम पॉसिबल है इतनी किसी भी शीट की थिकनेस पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको तुम ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मिठाई के ऊपर चांदी का वर्क लगता है। वो चांदी के वर्क की थिकनेस कितनी कम होती है, वो चांदी का होता है प्रॉपर, इतना पतला होता है कि हम उसे खा भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही उतनी ही उससे भी पतली शीट बनाई जा सकती है गोल्ड की। मेन जो ऑब्जेक्टिव था गोल्ड फॉइल को यूज करने का, वो ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको इतनी पतली शीट में बनाया जा सकता है कि सिर्फ एक ही लेयर ऑफ एटम इस पूरी की पूरी शीट में आए। और ये जो एक लेयर ऑफ एटम है ये ऑटोमेटिकली क्या करे, एटम से जब अल्फा पार्टिकल पास करेगा तो उसको स्टडी करने में मदद करेगा, इसलिए गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया गया था। इसकी थिकनेस कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि कितनी थिकनेस थी, तो 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁸ तक इस गोल्ड फॉइल की थिकनेस जो है वो जाती है। ये सिंगल लेयर होता है ये जो हमने यहाँ पे यूज किया था। अगर एक से ज्यादा लेयर अगर गलती से भी आ जाते तो शायद हम एटम के बिहेवियर को ढंग से नहीं जान पाते। तो दिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ गोल्ड एटम्स, ये जो शीट हमारे पास थी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पहले एटम के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते थे कि एटम के अंदर दो चीजें होती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और ये दोनों के दोनों स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो हमें ये बात समझ आ गई। तो गोल्ड फॉइल, जैसे ही हमने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर कराए एक रेडियो एक्टिव सोर्स से, जो कि कौन सा था हमारा, इसको भी जरा मेंशन कर लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स था हमारा वो था बिस्मिथ। तो ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और जो अल्फा पार्टिकल है इन अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी होगी इसके बारे में भी हमने बात करी।
जो सोर्स है बिस्मिथ, इसके बारे में भी हमने बात करी। इसकी जो एनर्जी होती है ये 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। तो ये एनर्जी का भी थोड़ा सा यूज रहेगा आगे चल के किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर, तो हमें इसको भी समझना है। लेड ब्रिक का यूज क्या था, वो यूज हमें पता होना चाहिए। एक एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो अब पूछे जाएंगे तुमसे वो सिंपल सा ये नहीं होगा कि ये बता दो कि ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसने ये क्यों किया, कैसे किया। हर एक चीज जो जो उसने एक्सपेरिमेंट में यूज करी है उन चीजों का तुम्हारे पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए। इट कॉल्युमिनेट अल्फा पार्टिकल्स इनटू अ थिन बीम, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करा सके, इसलिए उसने उसको उस तरीके से यूज किया। इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि उसने इस चीज को ऑब्जर्व कैसे किया, स्टडी कैसे किया। तो इसको स्टडी करने के लिए उसने एक जिंक स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी चारों तरफ। मतलब कैसे, तुम्हें समझ सकते हो कि चारों तरफ ऐसे एक जिंक स्क्रीन लगा दी अल्फा पार्टिकल के पास। तो जैसे ही कोई भी अल्फा पार्टिकल इससे स्ट्राइक होके या अगर सीधा निकल जाए तो भी ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, किसी एंगल पर निकले तो भी ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में तुम देख पा रहे हो, ये जो जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट शीट है, इसको कुछ इस तरीके से हमने लगाया यहाँ पे। ये जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट शीट का काम क्या होता है कि जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर आके स्ट्राइक करेगा तो उससे एक छोटा सा फ्लैश, एक बहुत ही टाइनी सी लाइट क्रिएट होगी, जिस लाइट को ऑब्जर्व करके हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुआ अपनी मेन लाइन से। तो यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा सा और मेंशन कर देते हैं कि उसने यूज किया जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट शीट। ये फ्लोरोसेंट शीट जो यूज करी, ये एज अ स्क्रीन काम कर रही थी। अल्फा पार्टिकल आगे जाके कहाँ टकरा रहे हैं, किससे टकरा रहे हैं, ये स्क्रीन वो दिखा रही थी। ये जो अल्फा पार्टिकल जब जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट शीट पर स्ट्राइक करते हैं तो देर इज अ स्मॉल, यू कैन से, एक बहुत ही कम इल्यूमिनेशन हमें देखने को मिलता है इस शीट के ऊपर। अब ये इतना ज्यादा तो नहीं होता कि हमारी आंखें देख पाए, इसीलिए डिटेक्टर और माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है इस डिटेक्शन, स्मॉल इल्यूमिनेशन को देखना। मतलब एक तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो वो टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट जो है वही हमारा अल्फा पार्टिकल को दिखा रहा है। और ये जो एंगल है, जिस एंगल पर ये स्कैटर कर रहा होगा, इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग एंगल। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। अब इसके कीवर्ड्स में चलते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या क्या हो रहा था और व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंट समझ आया कि एग्जैक्टली क्या किया उसने। यस सर। तो देखो जरा यहाँ से, सो देर इज अ सोर्स ऑफ नैरो बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे स्ट्रेट लाइन में। यहाँ पे हमारा गोल्ड फॉइल लगा हुआ था, उसकी तुम्हें थिकनेस दिख रही होगी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की आसपास। ये मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे वो जब सीधा पास करे गोल्ड फॉइल से, तो हमने देखा कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ग्लो देखने को मिल रहा है। ये जो अल्फा पार्टिकल है वो स्क्रीन को स्ट्राइक कर रहे हैं। सिमिलरली और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे हमें स्कैटरिंग या फिर बीम ऑफ लाइट देखने को मिला। फ्लैश ऑफ लाइट इंडिकेट्स अल्फा पार्टिकल हैज स्ट्रक द स्क्रीन, पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। ये सब कुछ तुम डायग्राम में इजीली देख पा रहे हो। जिंक फ्लोरोसेंट शीट थी, इसका याद रखना है। अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स था वो बिस्मुथ था, उसको याद रखना है। तो एक एक चीज के बारे में तुम्हारे पास क्लियर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये एक्सपेरिमेंट से हमने क्या साबित करा, ये चीज को हमें समझना है यहाँ पे। तो रदरफोर्ड ने देखा कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे उसमें से सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम वो सीधा चले गए बिना कोई डिफ्लेक्शन दिखाए। मतलब हुआ क्या कि अल्फा पार्टिकल आया और ये सीधा के सीधा चला गया, इसलिए यहाँ पे ग्लो जो है थोड़ा ज्यादा देख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ यहाँ कॉन्टिन्यूस ग्लो था। जबकि about 0.14% of incident of a particle scattered by more than 1 डिग्री एंगल। जहां पे सिर्फ, अगर तुम ऐसे समझो कि 1000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ 14 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि 1 डिग्री से ज्यादा एंगल से स्कैटर हुए। मतलब
जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जा रहा है, उसने देखा एटम आया, उस एटम से वो हल्का सा ऐसे स्कैटर हो गया। अब ये स्कैटरिंग एंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। मतलब 1000 में से सिर्फ 14 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो एटम से टकराने के बाद स्कैटर हो गए, जबकि मैक्सिमम 99.86 अल्फा पार्टिकल्स, इतना परसेंट अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए बिना डेविएशन शो करे। डिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 90 डिग्री वाज ऑब्जर्व्ड अबाउट इतने परसेंट अल्फा पार्टिकल्स के अंदर। मतलब तुम सोच के देखो कि 90 डिग्री से ज्यादा अगर मेरे पास डेविएशन देखने को मिल रहा है तो वो इतने परसेंट अल्फा पार्टिकल्स में देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसे समझो कि अगर मैंने 1 लाख अल्फा पार्टिकल स्कैटर कराए तो उसमें से 125 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो 90 डिग्री से ज्यादा स्कैटर हुए होंगे। तो कितना छोटा नंबर है ये, ना के बराबर। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब इस चीज से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमने सबसे पहले ये एक्सप्लेन करा कि जितना भी स्पेस है एटम के अंदर, वो सारा का सारा स्पेस जो है वो अनऑक्यूपाइड है। मतलब 99.86% अल्फा पार्टिकल जब बिना डेविएशन के पास कर गए तो मतलब अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए वहां कोई है ही नहीं। ना ही वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ना ही वहां पे कोई प्रोटॉन है, और तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे एटम को रोकने के लिए। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो अंदर खाली है, एम्प्टी है। और यही चीज हमने क्लास 10th में भी पढ़ी थी, दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। फिर अब हमने देखा कि भाई कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्कैटर हो रहे हैं, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। इसका क्या रीजन है? सिंपल सी चीज समझो, अल्फा पार्टिकल होता क्या है। अल्फा पार्टिकल को मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, इट इज डबली चार्ज हीलियम आयन। डबली चार्ज हीलियम आयन का मतलब क्या है कि जो मेरा हीलियम आयन है इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, अगर इसको अल्फा पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, 2He हो जाएगा, या फिर He+2। तो ये वाले एलिमेंट, ये कैसे कैसे नेचर का चार्ज है, ये पॉजिटिव नेचर वाला चार्ज है, पॉजिटिव नेचर वाला एलिमेंट है। तो अगर पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से टकराएगा तो क्या होगा दोनों के बीच में? दोनों के बीच में होगा रिपल्शन। और इसी रिपल्शन की वजह से हमें क्या देखने को मिला था, डेविएशन देखने को मिला अल्फा पार्टिकल के पाथ में। तो यहां से हमने यही कंक्लूड करा कि एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी जगह है जहां पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, और इसी रीजन को सबसे पहली बार बोला गया न्यूक्लियस। इससे पहले न्यूक्लियस के बारे में किसी ने बात नहीं करी थी, किसी ने नहीं बताया न्यूक्लियस क्या होता है, इसका रोल क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है क्या नहीं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये चीज समझ आई। The scattering of the alpha particle is due to encounter between alpha particles in the nucleus of the atom। यहीं पे हमने समझाया कि जो स्कैटरिंग हो रही है अल्फा पार्टिकल की, वो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में जैसे ही एनकाउंटर होता है ये स्कैटर कर जाते हैं। The nucleus of an atom is so massive as compared with an alpha particle that remains at rest during the encounter। और उसने ये भी बोला न्यूक्लियस की इस चीज को आइडेंटिफाई करके, जब इनके बीच में डेविएशन देखने को मिला, स्कैटरिंग देखने को मिला, अल्फा पार्टिकल अपने आप में ठीक ठाक मास का है, लेकिन जब ये न्यूक्लियस से टकराया तो न्यूक्लियस का मास इतना ज्यादा है कि न्यूक्लियस के मास में कोई भी चेंज या फिर न्यूक्लियस में कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं आया, लेकिन अल्फा पार्टिकल पूरा का पूरा अपनी जगह से हिल गया। तो इसने यही बोला कि जो न्यूक्लियस है वो काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल, मैसिव है टू बी प्रिसाइज। और उनके इस एनकाउंटर की वजह से ही जो है अल्फा पार्टिकल को दूर जाना पड़ता है, ना कि एक न्यूक्लियस को। वहीं पे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन मास में बहुत छोटा होता है, और वो किसी भी हाल में अल्फा पार्टिकल को स्कैटर नहीं करा पाएगा। अगर मास ज्यादा होता तो फिर भी इलेक्ट्रॉन में स्कैटरिंग देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के या बिना किसी अफेक्ट हुए अपने आप सीधा सीधा चले जाएगा। फिर उसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जस्ट लाइक प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। When alpha particle strikes the metal foil, it can penetrate the outer electron cloud and approaches the nucleus closely. It then moves under the action of Coulomb's force of repulsion, and this path is hyperbola, with the nucleus as the external force। तो यहाँ पे ये समझना है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा होगा तो अल्फा पार्टिकल
पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन देखने को मिलेगा, और वो रिपल्शन जो है हम कूलम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस रिपल्शन की वजह से जिस पाथ पे अल्फा पार्टिकल मूव करेगा उस पाथ को हमने बोला हाइपरबोला। मतलब स्ट्राइक करके कुछ ऐसे चले जाएगा या फिर ऐसे चले जाएगा, स्ट्रेट लाइन में या ऐसे नहीं जाएगा। अब स्टार्टिंग में हमने ये चीज इसलिए ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्फा पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि हमें तो दिखाई भी नहीं दे रहा। हमें तो सिर्फ एक टाइनी फ्लैश दिखाई दे रहा है जब वो स्क्रीन की तरफ जा रहा है। अब उसका पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा था या ऐसा था, इस चीज पे कमेंट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जब हमने कूलम्स लॉ को ध्यान में रखते हुए इस चीज के ऊपर कमेंट किया, तो वी कैन से दैट देयर मस्ट बी अ पाथ व्हिच इज हाइपरबोला इन नेचर। और ये न्यूक्लियस के इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमें देखने को मिल रहा। तो दीज वर द यू कैन से ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर जो जो कंक्लूजन हमने करी, उन्हीं चीज को हम इन्फेरेंसेस बोलते हैं जो हमने यहाँ पे देखे। द स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द टारगेट थिकनेस ऑफ द थिन टारगेट। मतलब जो भी स्कैटरिंग हमें देखने को मिलेगी वो काफी हद तक कि हमारा जो टारगेट है, यानी कि गोल्ड फॉइल, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस के हिसाब से ही हम स्कैटरिंग देखेंगे। अगर थिकनेस ज्यादा होगी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से वो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस से वो टकराएगा अल्फा पार्टिकल। लेकिन अगर थिकनेस कम है तो कम उससे टकराएगा, और ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि सीधा चले जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। अल्फा पार्टिकल रिवर्सेस इट्स मोशन विदाउट एवर एक्चुअली टचिंग द गोल्ड न्यूक्लियस। और कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि 180 डिग्री, आउट ऑफ 27,000 अल्फा पार्टिकल्स देयर वाज वन अल्फा पार्टिकल जो पूरा का पूरा रिबाउंड हो गया, वापस चला गया 180 डिग्री से। मतलब ऐसे जा रहा था शुरू में, और न्यूक्लियस से जैसे ही वो न्यूक्लियस के पास पहुंचा तो इतना ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन था कि वो 180 डिग्री से वापस मुड़ गए। तो बिना गोल्ड के न्यूक्लियस को इवन टच करे उसका मोशन जो है वो पूरा का पूरा रिवर्स हो गया। इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus in circular orbit so that the centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction given by Coulomb's force। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, ये न्यूक्लियस है, ये ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं आपस में, इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ की तरफ लगता है जो कि होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी फोर्स को बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखते हैं जो कि होता है mv² / r के बराबर। इस फोर्स को हमने पढ़ा है, ये k Q1 Q2/r² के बराबर होता है। दोनों के दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं तभी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर पाता है। जितना भी मास है, टोटल पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का, वो उसका जो रेडियस है वो 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा नहीं है। ये तक भी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो हमारा रदरफोर्ड है उसने कॉन्क्लूड कर दिया था। इसी के बाद हमने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करा जिसको हमने बोला फर्मी। कि जो वन फर्मी होता है ये 10⁻⁻15 मीटर्स के बराबर होता है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, न्यूक्लियस के डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो ये फर्मी है। जब भी न्यूक्लियस के साइज या स्ट्रक्चर की बात करेंगे और जब भी उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हम ये यूनिट फर्मी यूज करेंगे। न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है ये। वहीं पे हमने एक और यूनिट पढ़ा है जिसको हमने बोला है एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ये 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है, और ये यूनिट की गई थी एटम के लिए। ये एटम जो है वो न्यूक्लियस से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, और ये जो एटम है ये काफी हद तक 10⁻, मतलब न्यूक्लियस से बड़ा होता है, लेकिन इसका काफी हद तक जो स्पेस है वो खाली होता है। सो दीज वर द एक्सपेरिमेंट एंड दीज वर द ऑब्जर्वेशंस दे मेड। इसी के बाद जो एटम का साइज है वो 10⁻⁴ टाइम्स बड़ा होता है न्यूक्लियस के साइज से, क्योंकि एटम का जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। जो भी कोलिजन हमें देखने को मिलता है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा, मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी। अगर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में जीरो है तो हमें पता है कि जो फोर्स है वो जीरो है, मतलब एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो अभी भी अनस्टेबल था, क्योंकि जो लॉस हो रहा है एनर्जी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये चीज क्या थी, ये चीज
आगे चल के बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में एक्सप्लेन करेगी। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझते हैं इस चीज को। सिंपल सा तुम्हें याद होगा कि जैसे ही कोई मेटल प्लेट के ऊपर रेडिएशन फॉल करती है, तो इस रेडिएशन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बाहर निकल जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइट होके बाहर निकल जाते हैं तो होता क्या है, रेडिएशन के फॉल करने की वजह से वो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रदरफोर्ड के मॉडल को अनस्टेबल इसलिए कहा गया क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक कर रहा होगा, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा होगा, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी ये भी रही होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यू कैन से एक्साइट हो रहे हो। और ये एक्साइटेशन को एक्सप्लेन कर पाना उस पॉइंट पे रदरफोर्ड के लिए इतना इजी नहीं था। तो दिस वाज बिकेम वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। हम क्या पढ़ते हैं मेजर ड्रॉबैक उसका, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का, कि he was not able to explain that why electron is revolving in a circular orbit around the nucleus without eliminating any energy। वो क्यों कोई भी एनर्जी एलिमिनेट करे बिना सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये चीज मैक्सवेल ने ऑलरेडी बहुत पहले बता दी थी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में जाना है तो वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट करेगा, और उस एमिट की वजह से, उस एमिशन की वजह से एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो सर्कुलर मोशन है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल की वजह से जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से शायद डिस्प्लेस हुआ होगा किसी ना किसी एक्सटेंडेड रीजन की वजह से, तो जितने भी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन हैं आइडियली इनके साथ होना क्या चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ इनका ऑर्बिट छोटा होते चले जाए और एक टाइम ऐसा आए कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही पूरा का पूरा घुस जाए, एम्बेड हो जाए। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो एटम की स्टेबिलिटी के इस पॉइंट को जो है वो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल एटम should emit continuous radiation of all frequencies which is against the observed atomic spectra। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो रेडिएशंस है वो हर टाइप की एमिट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया गया ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। So this was the major thing that was needed to be studied about alpha particle scattering experiment। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल टर्म्स आती हैं जो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अब ये सारी मैथमेटिकल टर्म्स को हम बहुत डिटेल में तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली है क्या। सबसे पहली टर्म आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता क्या है, इसका जो सिंपल सा रिलेशन है उसको तुम इस तरीके से समझो। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो डिस्टेंस होता है कि मिनिमम कितना पास एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जा पाएगा। वो डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर डेरिवेशन है, अभी इसके बारे में बात करेंगे हम। उसी से पहले एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इस, यू कैन से, अल्फा पार्टिकल के, सॉरी, एटम के न्यूक्लियस से। एटम के न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, जेड इंटू ई। जेड का मतलब एटम का एटॉमिक नंबर, ई का मतलब चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो टोटल चार्ज न्यूक्लियस का कैसे निकाल सकते हैं, जेड इंटू ई से। तो इम्पैक्ट पैरामीटर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के रिस्पेक्ट में जिससे अल्फा पार्टिकल एंटर कर रहा है न्यूक्लियस में। जितना ज्यादा कम इम्पैक्ट पैरामीटर होगा उतना ज्यादा स्कैटरिंग एंगल होगा, मतलब उतना ज्यादा ये एक्सकैटर करेगा। सिंपल सी बात है। अब मेरे पास एक न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज है। अल्फा पार्टिकल के पास आने के देखो कितने सारे पॉसिबल तरीके हो सकते हैं इसके थ्रू। तो मैंने दो तीन अलग अलग केसेस ले लिया यहाँ पे इम्पैक्ट पैरामीटर को समझने के लिए। तो होगा क्या, सपोज अल्फा पार्टिकल यहाँ से ऐसे जा रहा हो। अभी जब अल्फा पार्टिकल ऐसे जाएगा तो इससे टकराए बिना ही वापस चले जाएगा सेम स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि पैरेलल आ रहा है एकदम, मतलब इसके परपेंडिकुलर हिट करेगा। वहीं पे अगर अल्फा, अब इस केस में क्या हो गया, ये जो सेंट्रल लाइन है इस न्यूक्लियस की, उससे अगर अल्फा पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन को देखा जाए तो इम्पैक्ट पैरामीटर यानी कि जो बी होगा वो जीरो के बराबर होगा। वहीं पे सेकंड केस में अगर अल्फा पार्टिकल यहाँ से आए कुछ ऐसे, तो अब कुछ इम्पैक्ट पैरामीटर है यहाँ पे। सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में अल्फा पार्टिकल इज एट सर्टेन डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होगा इसकी वजह से क्या होगा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो
इतना ज्यादा पास से गुजरेगा इस न्यूक्लियस, उतना ज्यादा स्कैटर होगा कुछ ऐसा। वहीं पे अगर अल्फा पार्टिकल ऐसे आया होता, इम्पैक्ट पैरामीटर इस बार इतना होता, थोड़ा ज्यादा होता, तो अभी भी स्कैटरिंग होती, लेकिन स्कैटरिंग एंगल ज्यादा नहीं होता, कुछ ऐसे चले जाता। पर वहीं पे अगर अल्फा पार्टिकल इतने डिस्टेंस से जा रहा होता, गुजर रहा होता इसके सेंट्रल लाइन से, तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, बस थोड़ा सा डेविएशन देखने को शायद मिल जाए। तो ये जो लाइन है, ये कितना दूर है इस न्यूक्लियस के सेंटर के रिस्पेक्ट में, उसी लाइन को हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। और ये बराबर आता है इस रिलेशन के। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नया है, इसके बारे में तुमने क्लास 11 में बिल्कुल भी नहीं जाना था केमिस्ट्री में, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगेन सारे के सारे फोर्सेस और फाइंडिंग्स के बारे में ही बात कर रहे हो क्या, तो ये हमने यहाँ पे समझा। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एनी एंगल थीटा, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी रिलेशन कैसे आया कैसे नहीं आया, हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। बस हमें बस यही समझना है कि कोई भी चीज जो भी हम जिसके बारे में बोल रहे हैं उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने इसी के बेसिस पर न्यूक्लियर मॉडल दिया, और उसी को हम थोड़ा सा एक बार फाइनलाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक एटम को अज्यूम करा था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्फेयर है, जिसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट करेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिसकी वजह से वो सर्कुलर ऑर्बिट में जाएंगे। सो फॉर स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, और यही चीज हाइड्रोजन एटम के अंदर बिल्कुल वैलिड थी, लेकिन बाद बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एटम के लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल था कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो इसी चीज को इस्तेमाल करके हमने, जो मैंने तुम्हें पीछे बताया, स्कैटरिंग और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट करा, उसको कैलकुलेट करा। तो कैसे कैलकुलेट करा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पे Q1 क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 क्या होगा, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जो कि किसके बराबर पड़ा है हमने अभी अभी, ZE के बराबर। तो K इंटू ZE इंटू ई बाय आर स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, जो कि हमने कितना पढ़ा था क्लास 9 में, mv स्क्वायर बाय आर, क्लास 11th में। तो इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकल गई, और ये वही आर है जो आर हम यहाँ देखे थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। तो 2 ट्वाइस ऑफ ZE स्क्वायर बाय ई। सिमिलरली इसी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, अगर वो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो दी हुई है। अब ये एनर्जीज को हम, तुम ऑलरेडी 11th में कैलकुलेट कर कर आए हो केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन फिजिक्स में भी हम एक बार फिर से देखेंगे कि एनर्जीज कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसी से पहले अभी जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, एक बार जरा इसको समझ लेते हैं। तो सपोज हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो अल्फा पार्टिकल जो है, वो न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, ऐसे जाते 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 एक पॉइंट आया। अब होगा क्या, इस पॉइंट से समझना, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस है हमारा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा होगा, एक प्लस क्यू दूसरे प्लस क्यू के पास अगर जा रहा होगा, तो होगा क्या, इस प्लस क्यू के ऊपर लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में कोई, लेकिन होगा क्या, पीछे की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चालू हो जाएगा। वो फोर्स कौन सा होगा, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, Fe। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये जाएगा जाएगा जाएगा, एक पॉइंट पे आके इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हो जाएगी जीरो, और इस फोर्स की वजह से पीछे की तरफ इसको एक्सेलरेशन मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके वापस ऐसे आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कितना न्यूक्लियस के पास तक गया, इसी डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, कि न्यूक्लियस के कितना पास जा पाया, वही होगा हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये कितना अप्रोच करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इसकी वेलोसिटी के ऊपर, ये डिपेंड करेगा इसके मास के ऊपर। तो कैसे करेगा, एक बार जरा उन चीजों को हम समझ लेते हैं और देख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब सिंपल सी एक चीज देखो, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा होगा, अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस की तरफ जा रहा होगा, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इसको बैलेंस करने के लिए कौन सा फोर्स आएगा? इनिशियली इट मस्ट बी कैरिंग सम एनर्जी, और वो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा, ये पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, और पीछे की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगना शुरू होगा जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ऑब्वियसली पूरे जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे एफ बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि डिस्टेंस कम होते जा रहा है न्यूक्लियस से, और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जैसे निकाला जाता है, 1 सेकेंड। जो भी अभी तक हमने करा है तुम्हें समझ आया? यस सर। यहाँ पे सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखते हैं किसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा सर वो जो फॉर्मूलाज थे वो लर्न करने पड़ेंगे? वो लर्न अपने आप हो जाएंगे जैसे जैसे तुम पढ़ाई उसके करोगे। क्वेश्चंस आएंगे? देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रहता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक न्यूमेरिकल नहीं आएगा। हाँ लेकिन कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनके बारे में हम क्लास में बात कर लेंगे। तो एज सच ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये स्पेसिफिकली आएगा या नहीं आएगा। आ भी सकता है, लेकिन तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड होगे तो डोंट वरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होता है? K Q1 Q2 by R²। तो K Q1 Q2 by R²। तो Q1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? चार्ज ऑफ किसका? न्यूक्लियस, ZE। सिमिलरली Q2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये क्या बताया मैंने, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली चार्ज हीलियम आयन। हीलियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन होंगे तो इसको मैं 2E लिख सकता हूँ। तो ZE के साथ साथ 2E। तो दिस इज K Q1 Q2 by R²। तो ये मेरे पास क्या आ गया? FE आ गया। इसको अगर मैं वैसे लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा, ट्वाइस ऑफ ZE² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ये मेरे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा? ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, अल्फा पार्टिकल की। जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी उसके बराबर होगा। तो अब देखो जरा, फोर्स तो हमें समझ आ गया। अब इस फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी निकलती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर पड़ी थी हमने? K Q1 Q2 by R के बराबर पड़ी थी हमने, याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। फोर्स से एसोसिएटेड जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी KZE ट्वाइस ऑफ E बाय R। तो पोटेंशियल एनर्जी उन इलेक्ट्रो अल्फा पार्टिकल की आ जाएगी ट्वाइस ऑफ ZE² बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब याद रखनी है ये बात, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे थे तो नीचे R² आ रहा था, लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे होंगे तो नीचे सिर्फ R आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है हमने ये बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पे जरा समझते हैं। यहाँ पे दो पोजीशन ले लेते हैं। एक पोजीशन ये ए अल्फा पार्टिकल की, और दूसरी पोजीशन ये अल्फा पार्टिकल की। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास होता जाएगा पोटेंशियल एनर्जी को क्या होगा? बढ़ेगी या घटेगी ये बताओ? एज वन चार्ज इज अप्रोचिंग द अदर चार्ज विल द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। बिल्कुल सही जवाब, इंक्रीज। क्यों पोटेंशियल एनर्जी क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि जो इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व होती है, एनर्जी में तो कोई चेंज आता नहीं है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और इस आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। देखो जरा कैसे करेंगे। तो वी विल सिंपली से कि जहां से हमने अल्फा पार्टिकल को लॉन्च करा वहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी, और जहां पे न्यूक्लियस से टकराने से पहले वो वापस आएगा, यहाँ होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, कह सकता हूँ मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जैसे ही मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो आई कैन से
that kinetic energy at point A plus potential energy at point A must be equals to kinetic energy at point B plus potential energy at point B। तो बी पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, तो बी पॉइंट पे तो कोई काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं। और सिमिलरली ए पॉइंट पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो, यही चीज हम मान के इस चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को जरा देखो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पर मैं लिख सकता हूँ हाफ एम यू स्क्वायर, अज्यूमिंग कि इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कुछ यू थी। यही एनर्जी बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी के, जो कि अभी अभी हमने पीछे निकाला, किसके बराबर था, ट्वाइस ऑफ जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। यही आर है वो जो आर हमें निकालना था। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 2 से 2 और ये 4 कैंसल, तो ये आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, जेड ई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट एम यू स्क्वायर के। इसी चीज को जब हमने फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करी, और मैं जब उसको उसकी टर्म्स में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ही अगर लिखने की कोशिश करूं, तो आई कैन राइट इट एज कि ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 जेड ई स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया ताकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ सके यहाँ पे, और नीचे की तरफ हो जाएगा एम यू स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस आर की जगह मैं एक और वैल्यू लिख सकता हूँ कि आर बराबर होगा के 4 टाइम्स के जेड ई स्क्वायर बाय एम यू स्क्वायर। So this is again one such possibility of explaining or writing the expression। ये वो रिजल्ट था जिसको हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। और ये यू निकालने के लिए, यू निकालने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की बताने के लिए हम यूज करेंगे इसकी एनर्जी जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन होती है 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है, ये एनर्जी ही है, तो हमें एनर्जी दी हुई है, इसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर देंगे, यहाँ से वी निकाल सकते हैं। ऑल तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा हाफ एम वी स्क्वायर की जगह 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे, तो भी हमारा काम बन जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को लेकर, जो कि अभी हमने समझा और जाना।